ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका मूल उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे एक व्यापार करने के उद्देश्य से आई कंपनी भारत जितने बड़े देश की मालिक बन बैठी और वो एक राजनीतिक सरकार या सत्ता के रूप में परिवर्तित हो गई। एक व्यापारिक कंपनी किस तरह से व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक एवं राजनीतिक सत्ता बन गई, इसका रूपांतरण विभिन्न एक्ट द्वारा हुआ। आज हम उन एक्ट्स में से 3 एक्ट्स 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। 1813 में कंपनी को हर वर्ष व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का चार्टर दिया जाता था। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट पास किया गया था उसमें कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई और कंपनी का अभी तक जो भारत से व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और समस्त ब्रिटिश प्रजा के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से स्थापित किया गया था, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। कंपनी की अंतिम सत्ता ब्रिटिश ताज के पास रखी गई, किंतु भारतीय प्रदेशों के राजस्व का प्रबंध कंपनी के पास ही रखा गया। इस एक्ट में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो कलकत्ता में एक बिशप और उसके अधीन 3 पादरी नियुक्त किए गए जिन्हें ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि इस एक्ट द्वारा भारत में विज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए अलग से निर्धारित करने के लिए कंपनी को कहा गया। तो इस एक्ट्स में 3 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, 1 लाख रुपए शिक्षा, साहित्य और विज्ञान पर प्रसार के लिए खर्च करने के लिए कंपनी को कहा गया, और एक था कलकत्ता में एक बिशप और 3 पादरी नियुक्त किए गए। इस एक्ट का महत्व इस बात में था, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता देने से व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन भारत के लिए इसका परिणाम बुरा हुआ। भारत का शोषण प्रारंभ हो गया, कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा और तैयार माल भारतीय बाजार में जाने लगा। उद्योग प्रारंभ में डगमगाए, फिर गिरे और अंत में समाप्त हो गए। अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। बेंटिंग के शासनकाल में ही 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट की 20 वर्षीय अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए 1833 में ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट पास किया। कंपनी की अवधि जो है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब कंपनी के पास कोई व्यापारिक कार्य नहीं रहेंगे, केवल राजनीतिक कार्य रहेंगे। भारत स्थित ब्रिटिश क्षेत्र कंपनी के पास ब्रिटिश ताज, उसके उत्तराधिकारी एवं वंशजों की अमानत के रूप में रहेंगे। कंपनी इन क्षेत्रों की मात्र ट्रस्टी रहेगी। इसके बदले में कंपनी को अगले 40 वर्षों तक भारतीय राजस्व में से 10.5% लाभांश देना निश्चित किया गया। इस तरह से इस एक्ट में स्पष्ट रूप से कंपनी को जो है एक व्यापारिक के बजाय राजनीतिक संस्था स्वीकार कर लिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि अब पंजाब को छोड़कर लगभग शेष भारत अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था।
कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दी गई और इस कानून को देश के सभी न्यायालयों द्वारा लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। वे चार्टर एक्ट के उपबंधों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश ताज के आदेशों में परिवर्तन नहीं कर सकता था और ब्रिटिश संसद के कानून के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता था और न संचालकों के आदेशों के विरुद्ध कोई कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की इन विधायी शक्तियों के परिपालन हेतु उसकी कार्यकारिणी में एक नए कानून सदस्य को सम्मिलित किया गया। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण लागू किया गया। गवर्नर जनरल को भारत के सभी प्रदेशों की सरकारों के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में आदेश, निगरानी और नियंत्रण करने के अधिकार दिए गए। केवल प्रशासनिक ही नहीं, वित्तीय मामलों में भी इस एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण लागू कर दिया गया। प्रेसिडेंसी सरकारों को कर लगाने और खर्च करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब केंद्रीय सरकार की आज्ञा के अनुसार ही प्रांतीय सरकारें टैक्स लगा सकती थी, इकट्ठा कर सकती थी और खर्च कर सकती थी। यदि प्रांतीय सरकारों का कोई सदस्य गवर्नर जनरल की आज्ञा का उल्लंघन करता तो उसे तुरंत निलंबित किया जा सकता था तथा पद से भी हटाया जा सकता था। भारत की ईसाई जनता के लाभ के लिए मद्रास, कलकत्ता व बम्बई में बिशपों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। भारत सरकार को दास प्रथा समाप्त करने तथा दासों के सुधार के लिए अच्छे नियम बनाने के लिए कहा गया। भारतीयों के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट ने कंपनी के स्वरूप में पूर्णतः परिवर्तन कर दिया गया। कंपनी का स्वरूप व्यापारिक न रहकर राजनीतिक एवं प्रशासनिक हो गया। तो एक तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि कंपनी का स्वरूप व्यापारिक न रह के राजनीतिक और प्रशासनिक हो गया। दूसरा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। और एक था, एक्ट के बाद मैकॉले को कानून सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया, जिसने सारे भारत के लिए फौजदारी एवं दीवानी कानूनों की संहिता तैयार की। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इस एक्ट के द्वारा कही गई थी वह था धर्म, जाति और रंग के भेदभाव के बिना समस्त भारतीयों को नौकरी में समानता का अधिकार। हालांकि इसका अगले 20 वर्षों में जितना उल्लंघन हुआ, सबसे अधिक उल्लंघन इसी धारा का हुआ था, उतना किसी और धारा का नहीं हुआ। इस एक्ट की इस धारा का भावना का कोई पालन नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं कि अगले 20 वर्ष बाद जो एक्ट पास हुआ, 1853 का एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की अवधि पूरी होने के पश्चात ब्रिटिश संसद ने पुनः एक नया चार्टर एक्ट पास किया। इस चार्टर एक्ट की मुख्य बातें इस प्रकार थी। 33 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य बनाया गया था, कानून सदस्य, अब उसे एक सामान्य सदस्य बना दिया गया। जब गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बनाती, उस समय के लिए उसमें 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक जज, बंगाल, मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सरकारों के प्रतिनिधि इसके सदस्य बन गए। इस प्रकार कानून बनाने के लिए इसमें 12 सदस्य हो गए। कानून संबंधी प्रस्तावों के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। काउंसिल में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद की भांति रखी गई।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी काउंसिल के किसी विधेयक को रद्द कर सकती थी। बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, किंतु 1912 ईस्वी तक बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त नहीं किया गया, जबकि इस विधेयक में यह कहा गया था। पहले के चार्टरों में संसद ने कंपनी को 20 वर्ष तक के लिए भारत पर शासन करने की आज्ञा दी थी, किंतु इस चार्टर में यह कहा गया कि जब तक संसद कंपनी को और कोई आदेश न दे तब तक इसको शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस तरह से इस एक्ट का जो महत्व है वो इस बात में है कि एक तो इससे भारत में संसदीय पद्धति का प्रारंभ हुआ, जबकि इस एक्ट के निर्माता इस बात के विरुद्ध थे। इस एक्ट में संचालकों की शक्ति कम कर दी गई, क्योंकि अब उनकी संख्या 24 से बढ़ाकर 18 कर दी गई और उनमें से भी 6 संचालकों की नामजदगी ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी। इस तरह हम 1813 से 1853 के ये जो 3 चार्टर एक्ट हमने देखे हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी जैसे जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करती रही, उन क्षेत्रों के प्रशासन का पुनर्गठन भी करती रही। प्रशासनिक पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों की यह प्रक्रिया 1856 तक चलती रही और इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता था, चाहे कोई भी गवर्नर जनरल हो, उदारवादी हो या अनुदारवादी। ब्रिटिश राष्ट्र का हित उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था।